दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अगली वीडियो जो होगी ये हमारी होगी बिम्स्टेक के ऊपर। इससे पहले हमने सार्क को ऑर्गेनाइजेशन को देख लिया था, अब हम जो देखेंगे वो बिम्स्टेक को देखेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंपॉर्टेंट है, इसका आ जाता है फुल फॉर्म भी आपको कंफ्यूजन होता है क्योंकि अजीब सा है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हमको देखना है। देखें हम, तो इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ये शुरू होता है कब, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। कब, 1997 के अंदर। 1997 को ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये चालू होता है, जिसमें इनिशियली 4 मेंबर थे जिसे कहा जाता था BIST। क्या? BISTEC के नाम से जाना जाता था। देखो 4 इसमें पहले कंट्रीज थी, पहले इसे इस नाम से जाना जाता था। इनिशियली 4 मेंबर थे, कौन-कौन? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। और EC यानी हो जाएगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में इसका नाम, बाद में इसमें 1997 में एक और देश जुड़ जाता है जो कि था क्या? म्यांमार। म्यांमार जो था ये बाद में आके जुड़ जाता है, तो इसमें क्या जुड़ जाता है, क्या नाम हो जाता है इसका? हो जाता है BIMSTEC। ठीक है, यहाँ ये म्यांमार आ गया। उसके बाद 2004 में जो एक्चुअल अभी नेम है वही हो गया। ये कौन कौन उसमें और जुड़ गए? इसमें नेपाल और भूटान ऐड हो गए। क्या क्या? एक है नेपाल और प्लस है भूटान, ये ऐड हो गए 2004 के अंदर। इसका फिर नाम चेंज हो गया टोटली, क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो देखिए इस तरीके से इसकी पूरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इसकी, कि किस तरीके से इसका नेम चेंज हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आके मिली। ठीक है, इसकी अगर मेंबर स्टेट्स की बात करूं तो देखो इसमें है बांग्लादेश, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका, ये मेंबर्स हो जाएंगे किसके? बिम्स्टेक के। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो एरिया होगा या ये जो नेशंस होंगे ये लगभग 22% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ठीक है, और जीडीपी की बात करें तो लगभग इनकी जीडीपी हो जाएगी 3.8 ट्रिलियन की। बिम्स्टेक समिट का सबसे, बिम्स्टेक इसमें एक समिट भी होती है जिसे हम बिम्स्टेक समिट के नाम से जानते हैं, जो कि पॉलिसी मेकिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकिंग इसी के द्वारा होता है। करंटली जो समिट हुई है वो हुई है कोलंबो श्रीलंका के अंदर, जो कि मार्च 2022 में हुई है। ये 5वीं समिट है टर्म के अकॉर्डिंग। ओके, और अगर अदर और जो देखें कुछ टाइप की मीटिंग्स होती हैं तो वो होती है मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग होती है, बिम्स्टेक वर्किंग ग्रुप्स होते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। अगला देखें अगर कि ये किस किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो करते हैं किसी भी इंटरनल स्टेट्स की, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे हमने ये कंट्रीज बताया था आपको, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इनके वो प्रिंसिपल्स को ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जिसमें आता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेन इक्वालिटी, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाना एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को फॉलो करना। ये सारे ये चीजों को इंश्योर करते हैं ये सारे नेशंस एक दूसरी कंट्रीज को लेकर के, इन मेंबर्स स्टेट को। अगला हम बात करें कि बिम्स्टेक्स की मदद से हम क्या-क्या इस प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं इन देशों में। जो भी हमने कंट्रीज देखी हैं, उनमें हम किस प्रकार के चेंजेस ला सकते हैं, ये देखा जाए तो इसमें हम बड़े ही मेजर चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी मदद से जो ये जो पूरा ये रीजन है, ये काफी ज्यादा डेवलप हो सकता है। कैसे? ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की मदद से अलग अलग का इन अलग अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि यहाँ पे भारत पे बहुत सारे जो माइनर देश हैं ये इस पे डिपेंड हैं कि भारत इन्वेस्ट करेगा या भारत इनको मदद करेगा। तो इस तरीके से चीजें होती हैं और इन्वेस्टमेंट भारत इन चीजों इन देशों में करता भी आ रहा है। तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नजरिया से, हाँ ठीक है, कई प्रकार के डेवलपमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं,
फिर उसके बाद हम देखें डिफेंस सेक्टर में चीज़ें होती हैं। एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म की एनर्जीज़ हो सकती हैं, हाइड्रो हो सकती है, विंड, है ना? सोलर हो सकती है, न्यू न्यू एनर्जी हो सकती है, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, है ना? एनर्जी सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं। रोड हो सकता है, रोड हो सकता है, एयर हो सकता है ना? ये इस प्रकार की हो सकती है, रोड एयरवेज़ हो सकता है, वाटरवेज़ हो सकते हैं, ये अलग-अलग प्रकार के। कम्युनिकेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन में सैटेलाइट का काफ़ी ज़्यादा रोल भी होता है। फिर उसके बाद टूरिज्म एंड कल्चर, इसकी मदद से रेवेन्यू कलेक्शन भी होता है, टूरिज्म से, है ना? रेवेन्यू भी होता है और कल्चर से हमारे कल्चर का प्रोटेक्शन होता है, तो नेशनल इंटरेस्ट के ये फेवर में होता है। फिर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी देश की ग्रोथ के लिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इस रीजन की पॉपुलेशन है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होगी। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये वर्ल्ड के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल वाले कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे क्या होते हैं, साइक्लोन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बाद साइक्लोन्स आते हैं, अलग-अलग अर्थक्वेक्स आते हैं, तो इन चीज़ों से ये रीजन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होता है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कोई भी नेशन हो, हर एक नेशन के लिए ज़रूरी होता है। जिस तरीके से भारत ने कोरोना पीरियड जो चल रहा था, उसमें भी ये चीज़ें हमने देखी कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है पब्लिक हेल्थ की सेक्टर में, ठीक है? तो ये सारे देशों ने भी फेस किया है। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, अगर जब हम ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस में हम कनेक्ट होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो एक दूसरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके लिए भी हमारे जो रिलेशन होते हैं, वो अच्छे होते हैं। फिर गरीबी गरीबी को मिटाने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉवर्टी एलिवेशन में कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाना ज़रूरी है। टेररिज़्म एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, जिससे भारत लगातार अपने आस-पास की कंट्रियों से फेस भी कर रहा है और दूसरी कंट्रीज़ भी उनके पड़ोसी देशों से फेस करते आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यानी हम कह सकते हैं उसे ट्रांसनेशनल क्राइम हो रहा है, या किसी कंट्री के द्वारा या किसी कंट्री में ऐसे जो ऑर्गेनाइज़ेशन होंगे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें बाकी कंट्रीज़ भी फेस कर रही हैं, तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है। फिर क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड की अप्रोच से काफ़ी बड़ा एक पॉइंट होता है, जिसमें कि हमें सबको मिलके इस पे काम करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए आप कितनी सारी इसमें बैकग्राउंड हो जाता है। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें जो अप्रोचेज़ हैं, इसमें जो मेंस की आंसर राइटिंग जो है, वो इसमें काफ़ी अच्छी हो सकती है इन पॉइंट्सों को लेकर के। इन पॉइंट्स पे आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का पूरा बिमस्टेक के बारे में हमने देखा, बिमस्टेक के हमने बैकग्राउंड देखा, किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, कौन-कौन सी इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं, सबमिट अभी कौन-सी हुई है, फिर ये इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और किन एरिया पे बिमस्टेक एक अपने आप को एक अच्छा ऑर्गेनाइज़ेशन बना सकता है, एक ग्रोथफुल ऑर्गेनाइज़ेशन बना सकता है, या हम अभी उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो यही था आज का लेक्चर। थैंक यू।